नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, बीएससी सेकेंड ईयर के लिए एग्जाम से पहले हम अनसोल्ड पेपर स्टार्ट करना चाहते हैं। अनसोल्ड पेपर की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी जो भी आपके पूर्व के वर्षों में पुरानी पेपर्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सबको हम सोल्व करेंगे। तो आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम अनसोल्ड पेपर। तो अनसोल्ड पेपर में आप देखेंगे सेट हैं सभी, तो सभी सेट के क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे। लेकिन पैटर्न क्या रखा जाएगा? पैटर्न हम इस प्रकार से रखेंगे। आप जानते हैं बुक में यूनिट वाइज डिवाइड होती है बुक, है ना। तो हम पहले यूनिट के क्वेश्चंस करेंगे। जैसे मान लो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर की भी बात करें और हम अपना मीडियम हिंदी रखेंगे, यानी हिंदी मीडियम में हम फिजिक्स पढ़ेंगे बीएससी सेकेंड ईयर की। तो हिंदी मीडियम, ठीक है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट इससे लाभान्वित हो सकते हैं हिंदी मीडियम के लिए, ठीक है। क्योंकि हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों की समस्या रहती है, यदि वो पूरे साल कोचिंग नहीं ले पाते हैं तो उन्हें प्रॉब्लम रहती है कि उनकी फिजिक्स अच्छी नहीं हो पाती है। तो उन्हें भी अनसोल्ड पेपर की बहुत अधिक आवश्यकता होती है और अनसोल्ड पेपर तो सभी के लिए लाभदायक है ही, आप सभी जानते हैं। तो आइए बीएससी सेकेंड ईयर में जो सेकेंड बुक है पहले उसका अनसोल्ड पेपर हम करेंगे। तो बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, जो सेकंड बुक है। आप सभी नाम इंग्लिश में जानते होंगे, हिंदी में भी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स जो है वो बीएससी सेकंड ईयर की सेकंड बुक है, ठीक है। इसे हिंदी में कहते हैं वैद्युत चुंबकी। आप सभी जानते हैं वैद्युत चुंबकी, क्लियर है। यानी इसमें आप वैद्युत के बारे में पढ़ेंगे और साथ में आप इसमें चुंबकी के बारे में पढ़ते हैं, यानी इसमें कुछ यूनिट तो वैद्युत की है और कुछ चुंबकी की है, क्लियर है। तो इस बुक का जो डिवाइडेशन है वो 4 यूनिट में है। तो हर यूनिट से आप जानते हैं, आपको पेपर का पैटर्न पता ही है, 10 शॉर्ट आते हैं 2-2 नंबर के, 10 शॉर्ट आएंगे 2 नंबर के तो 20 नंबर हो जाएगा, और 4 लोग आएंगे, प्रत्येक होगा 7.5 नंबर का, ठीक है। तो ये 30 मार्क्स हो जाएंगे और टोटल जो ये बुक है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स यानी वैद्युत चुंबकी वो 50 नंबर की होगी। तो आप जानते हैं प्रत्येक यूनिट से 1 लॉन्ग क्वेश्चन आता है, हर यूनिट से 1 लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो 4 यूनिट से 4 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो आपके प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, पुरानी सन में आए हुए हैं, उन्हें हम करेंगे। लेकिन हम जो अपना तरीका रखेंगे वो रखेंगे, हम यूनिट वाइज पढ़ेंगे। यानी आज हम यूनिट शुरू कर रहे हैं, यूनिट फर्स्ट। बुक का मैंने नाम बता दिया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, जो सेकंड बुक है आपकी बीएससी सेकंड ईयर की, उसकी यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यूनिट फर्स्ट में जो सबसे बेसिक क्वेश्चन है और वहां से स्टार्ट करेंगे, बेसिक से मॉडरेट लेवल और मॉडरेट से हाई लेवल तक के क्वेश्चन हम करेंगे। लेकिन सिर्फ वही जो आपके पुराने प्रश्न पत्रों में पूछे गए हैं। अनसोल्ड पेपर आप देख सकते हैं, ठीक है। अनसोल्ड पेपर जो क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा वो अनसोल्ड में आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन सभी अनसोल्ड के क्वेश्चन हैं और सभी आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप एग्जाम से पहले इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से तैयार कर लें। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आप समझ सकते हैं बीएससी सेकंड ईयर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स या वैद्युत चुंबकी जो सेकंड बुक है उसकी फर्स्ट यूनिट हम स्टार्ट कर रहे हैं। आइए देखते हैं। तो यूनिट फर्स्ट में जो एक क्वेश्चन आता है, काफी क्वेश्चन पेपर, ये क्वेश्चन जो है आप अनसोल्ड पेपर में देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो आप 12th क्लास में पढ़ चुके हैं और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। उसे करेक्ट करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले रहेंगे वाले आप कूलॉम्स का, हिंदी मीडियम में बात करेंगे तो क्या कहेंगे? कूलॉम का नियम। तो ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, कूलॉम का नियम, ये आपको पढ़ना है, कूलॉम का नियम, क्लियर। तो कूलॉम का नियम देखो क्या होता है, आपने 12th में पढ़ा है। देखो आपने पढ़ा है कूलॉम के नियम से पहले आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम होता है। न्यूटन कहते थे कि ब्रह्मांड में किन्हीं 2 पिंडों के बीच, किन्हीं 2 कणों के बीच एक आकर्षण का बल लगता है जिसे आप गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। लेकिन कूलॉम ने बताया कि पूरे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में किन्हीं 2 आवेशित कणों के बीच, आवेशित कण आप जानते हैं जिस पर आवेश होता है, तो किन्हीं 2 आवेशित कणों के बीच 2 प्रकार का बल लगता है, या तो आकर्षण का लग सकता है या प्रतिकर्षण का, जिसे आप वैद्युत बल कहते हैं। तो यानी कूलॉम ने बताया कि किन्हीं 2 आवेशित कणों के बीच वैद्युत बल कार्य करता है। इस नियम को क्या कहा गया? कूलॉम का नियम।
तो कूलॉम ने ये तो बताया ही कि किन्हीं दो आवेशित कणों के बीच वैद्युत बल कार्य करता है। वैद्युत बल दो प्रकार का होता है, एक तो आकर्षण का बल होता है, एक प्रतिकर्षण का बल होता है। आप सभी ये बेसिक बातें जानते होंगे कि धनावेश जो है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, धनावेश ना कहें बल्कि ये कहें कि जो समान चार्ज है, चाहे दोनों धनावेश हो और चाहे दोनों ऋणावेश हो, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा, यानी प्लस प्लस के बीच कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण। माइनस माइनस के बीच कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण। ठीक है। और जो विपरीत आवेश होते हैं आप सभी जानते हैं, विपरीत आवेशों के बीच कौन सा बल लगता है, आकर्षण बल। तो एक प्लस दूसरा माइनस, या एक माइनस और दूसरा प्लस, तो इनके बीच जो बल लगेगा वो कौन सा होगा, आकर्षण का बल। बात समझ आई। तो कूलॉम ने ये बताया कि किन्हीं दो आवेशों के बीच वैद्युत बल कार्य करता है, और ये वैद्युत बल दो प्रकार का होता है, एक तो प्रतिकर्षण बल जो कि समान आवेशों के बीच लगता है, और दूसरा आकर्षण बल जो कि विपरीत आवेशों के बीच में लगता है। ठीक है। लेकिन साथ में कूलॉम ने ये भी बताया कि ये बल होता कितना है, ये बल है ना, इसका परिमाण क्या है। तो आइए देख लेते हैं, कूलॉम के नियम को समझते हैं, जो मुख्यतः इसका डेरिवेशन करना है। देखो कूलॉम का नियम क्या होता है, एक चित्र बना देता हूँ। आपको पता है, कूलॉम ने बताया कि इन्हीं दो आवेशित कणों के, तो दो आवेशित कण बनाओ, और आवेशित कण में आप बिंदु आवेश बनाएंगे, यानी ऐसा आवेश जो किसकी तरह दिखाई दे, डॉट की तरह, बिंदु की तरह दिखाई दे, वो आवेश क्या कहलाएगा, बिंदु आवेश। तो आप देखो, कोई दो बिंदु आवेश है, मान लो पहला आवेश है Q1 और दूसरा आवेश है Q2। दोनों बिंदु आवेशों के बीच की जो दूरी है वो क्या है, स्मॉल r। क्लियर है। मान लो एक बिंदु A पर रखा है, दूसरा बिंदु B पर रखा है, दूसरा आवेश। क्लियर है। तो देखो कूलॉम ने क्या कहा, कूलॉम ने ये कहा कि ये जो बल है ना, जिसे वैद्युत बल कहते हैं, जो किन्हीं दो आवेशों के बीच लगता है, वो इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो दोनों आवेशों के गुणनफल की कैसा है, अनुक्रमानुपाती है। और साथ में दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी r है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। आप सभी बेसिक बातें जानते होंगे, अनुक्रमानुपाती क्या है, व्युत्क्रमानुपाती क्या है, तो समझ में आया। यानी वैद्युत बल का जो परिमाण है दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर है। तो देखो इन दोनों को आप मिलाओगे तो ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2। तो आप समझ सकते हैं, देखो क्या हो जाएगा, F1 समानुपाती Q1 Q2 अपॉन r²। देखो जो अंश में था वो अंश में है, जो हर में था वो हर में है। अब आप जानते हैं, इसे हटाते हैं इस निशान को, तो इस निशान को हटाते हैं तो एक चिन्ह आ जाता है, जिसे आप क्या कहते हैं, इसे आप कहते हैं एक नियतांक, है ना। तो क्या मान सकते हो, k मान दो। ठीक है, Q1 Q2 अपॉन r²। और आप जानते हैं ये प्रयोगों के द्वारा जिस नियतांक है इसका जो मान होता है वो होता है 1/4πε। ये जो चिन्ह है आप इसे जानते होंगे, इसे एप्सिलॉन कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का चिन्ह है, तो इसे एप्सिलॉन कहते हैं। तो F बराबर जो k × Q1 Q2 अपॉन r² है, तो k के स्थान पर क्या रखा है, 1/4πε। एप्सिलॉन क्या है अभी पढ़ेंगे। देखो k के स्थान पर 1/4πε और Q1 Q2 अपॉन r² बिल्कुल सेम रहेगा। क्लियर है। लेकिन ये एप्सिलॉन क्या होता है, देखो एक बार इसे समझ लीजिए। जहां इसे कहते हैं, एप्सिलॉन होता है निरपेक्ष, किसी माध्यम की वैद्युतशीलता। क्या है ये, किसी माध्यम की वैद्युतशीलता। ठीक है, किसी माध्यम की वैद्युतशीलता। क्लियर है। तो इसे क्या कहते हैं, किसी माध्यम की वैद्युतशीलता, यानी ये माध्यम की वैद्युतशीलता है। देखो एक बात बताओ आप, क्या होता है ये समझ लीजिए। आप देखेंगे F के सूत्र में एप्सिलॉन आ रहा है, तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। एप्सिलॉन की वैल्यू बढ़ेगी तो बल की वैल्यू, बल का जो मान है वो घटेगा, और एप्सिलॉन का मान घटेगा तो बल का मान बढ़ेगा। बात क्लियर है आपको। तो इसका मतलब है एप्सिलॉन जो है एक ऐसा कारक है, एक ऐसा फैक्टर है जो इस बात को डिफाइन करता है, क्या करता है, परिभाषित करता है, बताता है कि एप्सिलॉन की वैल्यू यदि बदल जाए तो बल के मान में क्या परिवर्तन होता है। यानी बल को निर्धारित करने वाला एक कारक है एप्सिलॉन, जिसे आप क्या कहते हैं,
किसी माध्यम की वैद्युतशीलता। और माध्यम की वैद्युतशीलता इसलिए कहते हैं क्योंकि माध्यम बदल सकता है। माध्यम आपका निर्वात हो सकता है, वायु हो सकता है ना, और कुछ भी हो सकता है, जैसे जल हो सकता है, कांच हो सकता है, कोई भी माध्यम हो सकता है। तो इसे कहते हैं एप्सिलॉन, किसी माध्यम की वैद्युतशीलता। और जब निर्वात या वायु की बात करते हैं, देखो ध्यान देना, निर्वात या तो निर्वात के लिए बात करें, निर्वात यानी जहां पर वायु ना हो, या वायु के लिए बात करें। तो निर्वात या वायु के लिए जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन इसके स्थान पर एप्सिलॉन नोट आ जाता है। ये नोट का निशान है। एप्सिलॉन नोट यानी एप्सिलॉन क्या है, किसी माध्यम की वैद्युतशीलता, और एप्सिलॉन नोट क्या होता है, निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता। ठीक है, तो यहाँ ये सूत्र क्या बन जाएगा आपका, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो ये सूत्र कब बना, जब दोनों आवेश निर्वात या वायु में रखे हो। तो दोनों आवेश जब निर्वात या वायु में रखे होते हैं तो एप्सिलॉन नोट आता है, और एप्सिलॉन नोट को क्या कहते हैं, आप समझ सकते हैं कि निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता। निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता क्लियर है। वहां पर कोई माध्यम था तो वहां पर माध्यम की वैद्युतशीलता थी, यहाँ निर्वात या वायु है तो यहाँ पर क्या करेंगे, निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता। बात समझ आ रही है। तो देखो इसका मान भी होता है एप्सिलॉन नोट का, क्या होता है 8.85 गुना 10⁻⁻12, और इसकी यूनिट है कूलम्ब स्क्वायर, यूनिट यानी मात्रक, पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर है। तो देखो इस सारे की वैल्यू यदि यहाँ रखें आप, एप्सिलॉन नोट की है ना, और पाई की वैल्यू रखेंगे तो इसका मान निकल के आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और इसका जो मान निकल के आएगा वो आएगा 9 गुना 10⁻9। ठीक है, और इसकी यूनिट होती है यानी मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर। आप समझ सकते हैं मात्रक कहाँ से है, सूत्र से मात्रक निकालेंगे। ठीक है, आगे देखें आप तो क्या आ जाएगा, इसके स्थान पर आप मान रखें तो देखो बल क्या हो जाएगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट की जो वैल्यू है, मान है वो कितना है, 9 गुना 10⁻9 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये एक कूलम्ब के नियम का एक एक्सप्रेशन है यानी व्यंजक है। तो कूलम्ब के नियम की 3 व्यंजक आपने पढ़े। ये कब है, जब दोनों बिंदु आवेश किसी माध्यम में रखें, कोई भी माध्यम हो सकता है। और ये कब है, जब दोनों बिंदु आवेश किसी माध्यम में रखे, और माध्यम का नाम क्या है, निर्वात या वायु। यानी दोनों बिंदु आवेश जब निर्वात या वायु में रखे हो तो ये सूत्र है। और इस सूत्र के बाद यदि इसकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट की आप वैल्यू पुट करते हैं, मान रखते हैं, तो आपका ये सूत्र आता है। ठीक है, और इसका आप सदिश रूप भी देख सकते हैं। यहाँ तक आप वीडियो को पोस्ट करके नोट कर लेना। आइए देखते हैं सदिश रूप क्या हो सकता है। ठीक है, इधर से रफ कर देता हूँ। देखो सदिश रूप क्या है, सदिश रूप आप जानते हैं भौतिक राशियां 2 प्रकार की होती है, एक तो अदिश राशियां और एक सदिश राशियां। तो अदिश राशियां वे होती है जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, और सदिश राशियां वे होती है जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, जो क्या कहलाती है, सदिश राशियां। तो आप जानते हैं बल तो क्या है, सदिश राशि है, तो इसे सदिश रूप लिखेंगे इसका। ठीक है, हेडिंग इसी में क्या हो जाएगी, सदिश रूप। देखो ठीक है, क्या आता है क्वेश्चन ये आता है कि कूलम्ब के नियम को लिखिए तथा उसे सत्यापित कीजिए, है ना। उसका फॉर्मूला आपको प्रोड्यूस करना होता है। तो सदिश रूप देखो अब क्या होता है। देखो ये सामान्य रूप आपके याद ही है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और आपने है ना काफी पहले एक बात पढ़ी होगी 11वीं क्लास में, बाकी मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ। एक होता है एकांक सदिश। एकांक सदिश का परिमाण तो 1 होता है, लेकिन वो दिशा को बताने के काम में आता है। और आप जानते होंगे एकांक सदिश को कैप लगाकर प्रदर्शित किया जाता है। तो देखो कैप लगाकर प्रदर्शित करेंगे, यहाँ पर R है ना, तो R कैप की मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे, तो ये फिर क्या हो जाएगा, ये सदिश रूप हो जाएगा। वेक्टर फिर F पर हमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं सदिश का अर्थ होता है तीर का निशान लगाकर उसे प्रदर्शित किया जाता है, बोलते हैं वेक्टर F। तो देखो एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, R कैप जो होता है वेक्टर R अपॉन R। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रखो। ये सब 11th की बातें हैं, आप देख सकते हैं बुक में जाके, बाकी आपको पता होंगी, आपके लिए बेसिक बातें होंगी अब तक ये, है ना। अब आप क्योंकि बड़े स्तर पर आ गए हैं। देखो R कैप का यदि मान आप रखेंगे तो वेक्टर R अपॉन R, तो वेक्टर F कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट
Q1 Q2 अपॉन R³ और इंटू वेक्टर R। कोई दिक्कत? तो ये क्या है, कूलाम के नियम का क्या है, ये सदिश रूप है। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। ये कूलाम के नियम का सदिश रूप था। तो कूलाम का नियम आपको समझ में आया। बाकी यदि आप कहेंगे तो मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा, जो मैंने आपको समझाया है वो आपको मिल जाएगा। बाकी आप इसकी सहायता से लिख सकते हैं। एक बार मैं स्टेटमेंट जो है, इसका कथन जो है वो मैं बोल के बता देता हूँ, आप लिख सकते हैं यदि आप नोट्स बनाना चाहें। हालांकि आप तो परीक्षा के बिल्कुल अंतिम दिन है, तो आप बस आपके समझने के लिए, आपके रिविजन के लिए कह सकते हैं। बाकी तरीके से नए तरीके से पढ़ाया नहीं जाएगा दोबारा। तो आइए देख लेते हैं कूलाम के नियम का क्या होता है कथन। देखो इन दोनों समीकरणों से ही पता चल जाएगा। तो क्या था कूलाम के नियम का कथन? कूलाम के नियम के अनुसार ये वैद्युत बल है, तो वैद्युत बल का परिमाण दोनों बिंदु आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो कूलाम के नियम को आप लिख सकते हैं। आइए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इसे आप वीडियो को पॉज करके देख लेंगे, अपने काम की चीजें। कूलाम के नियम के बाद एक क्वेश्चन मैंने देखा है आंसर में, वो आपका वैद्युत द्विध्रुव आया हुआ है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है ना? वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, ये सब चीजें ये क्वेश्चन आए हुए हैं शॉर्ट में। ये कूलाम का नियम तो है ना, लॉन्ग में भी आ जाता है, शॉर्ट में भी आ सकता है इसका कथन। तो नेक्स्ट टाइम डालें आप वैद्युत द्विध्रुव। देखो ये टॉपिक कोई अलग नहीं है, सब वही हैं जो आपने 12th क्लास में पढ़े थे, बस थोड़े विस्तार के साथ अब प्रदर्शित किए गए हैं। तो हेडिंग क्या है? वैद्युत द्विध्रुव। देखो वैद्युत द्विध्रुव क्या है आप जानते ही हैं। द्विध्रुव, द्वि का मीन्स होता है दो, यानी जिसमें दो ध्रुव है ना, ध्रुव माने किनारे। तो देखो आपको पता है दो ध्रुव होते हैं, एक आवेश होता है जिसका -2 और एक आवेश होता है +2। बीच में केंद्र होता है जिसे O से प्रदर्शित करते हैं, और आपको पता होगा केंद्र से लेकर -2 तक की भी दूरी L होती है, और केंद्र से लेकर +2 तक की दूरी भी L होती है। यानी द्विध्रुव जो है उसकी पूरी लंबाई कितनी होती है? 2L। द्विध्रुव की पूरी लंबाई कितनी होती है? 2L। तो ये जो सिस्टम मैंने आपके सामने बना रखा है रचना, इसे ही आप वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो एक बार इसकी परिभाषा सुन लीजिए, आप लिखना चाहे फिर लिख सकते हैं। तो क्या कहेंगे आप? देखो आवेश जो है परिमाण में समान है। परिमाण समझते हो आप, जो प्लस और माइनस के अलावा है, और जो 2 है ना, तो दोनों आवेश कैसे हैं? परिमाण में समान है, लेकिन प्रकृति में विपरीत है। प्रकृति में विपरीत कैसे हैं? एक ऋणावेशित है और दूसरा धनावेश है। ठीक है, तो क्या कहेंगे? जब दो परिमाण में समान किंतु प्रकृति में विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं, तो इस प्रकार बनी रचना क्या कहलाती है? वैद्युत द्विध्रुव कहलाती है। ठीक है, आप चित्र बना सकते हैं। और वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई क्या होती है? 2L। क्लियर है? इसके बाद देखो नेक्स्ट हेडिंग। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? देखो ध्यान देना इधर। इसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं, और इसका सूत्र होता है P = Q × 2L। ठीक है, किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल p से, और इसका सूत्र होता है Q × 2L। तो देखो आप देखो Q क्या है भाई, चाहे ये आवेश हो चाहे ये आवेश हो, इन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का क्या है? परिमाण है। आप देखोगे +2 आवेश जो है उसका भी परिमाण Q है। आप देखोगे -2 जो आवेश है उसका भी परिमाण क्या है? Q है। और 2L क्या है? आप देख सकते हैं 2L है आपका दोनों आवेशों के बीच की दूरी कह सकते हो, या द्विध्रुव की लंबाई कह सकते हो। तो आप क्या कहेंगे इसकी परिभाषा को? बीच में डॉट यानी इंटू आ रहा है, जिसमें मतलब गुना। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा ये हो जाएगी आपकी कि द्विध्रुव के किन्हीं दो द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण। ठीक है, द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण तथा द्विध्रुव की लंबाई के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्लियर है? दोबारा सुनिए एक बार। वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण Q तथा द्विध्रुव की लंबाई 2L के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे आप, इसे स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर? तो देखो स्मॉल p बराबर क्या हो जाएगा? Q × 2L हो जाएगा।
इसे आप सूत्र को बॉक्स बंद कर देंगे। देखो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, है ना, इसके मात्रक के बारे में बात कर लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या है। आप जानते हैं आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो है ना, तो यहाँ कूलाम आ जाएगा और यहाँ इनटू तो डैश लगा दो। 12 लंबाई है, आप जानते हैं लंबाई का मात्रक होता है मीटर। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर। ठीक है, इसकी विमा के बारे में बात कर लेते हैं। विमा क्या होगी, है ना, विमा पढ़ चुके हैं आप 11वीं क्लास में, बहुत अच्छे से पढ़ा था, पूरे विस्तार से चैप्टर था। और विमा उसके बाद आप पढ़ते आ रहे हैं। तो आवेश की विमा आप जानते हैं TA होती है और 12 लंबाई है, लंबाई की L होती है। लेकिन लिखने का तरीका है, सबसे पहले L आता है, फिर D आता है, फिर A आता है, तो उसकी विमा हो जाएगी LTA। ठीक है, अपने काम की चीजें आप इसमें से नोट कर सकते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपने पढ़ा है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो 3 टॉपिक मैंने आपको कराए। आइए फिर 1-2 टॉपिक और देख लेते हैं, इसे आप देख लेंगे। नेक्स्ट हेडिंग देखो, ये क्वेश्चन सोल्व में बहुत बार आया हुआ है, जिसका नाम है वैद्युत विभव। वैद्युत विभव क्या होता है ना, तो वैद्युत विभव देख लेते हैं। तो टॉपिक अभी थोड़ा क्रम इनका आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि अनसोल्ड के अनुसार हम कर रहे हैं। यदि आप पूरे तो अच्छे तरीके से करते हैं तो वो यूनिट वाइज, इसलिए मैंने सिस्टम रखा है, तो आप देख लेंगे। वैद्युत विभव हेडिंग कर लेंगे, वैद्युत विभव। वैद्युत विभव देखो क्या होगा, इसे समझ लीजिए अच्छी तरह। वैद्युत विभव का सूत्र होता है V = W/Q0। कुछ भी अलग नहीं है, सब 12th क्लास में था, है ना, बस थोड़ा सा विस्तार और दूसरे, है ना, थोड़ा एडवांस लेवल में आप पढ़ रहे हैं बस। तो वैद्युत विभव क्या होता है, V = W/Q0। परिभाषा देखो आप जानते होंगे, थोड़ा बहुत आपको याद होगा। इसमें क्या होता है, कोई बिंदु आवेश होता है Q, और जो Q नोट होता है इसे कहते हैं परीक्षण आवेश, धन परीक्षण आवेश, है ना। तो इसे परीक्षण आवेश कहते हैं, क्योंकि इसके द्वारा परीक्षण किया जाता है कि किसी बिंदु पर, है ना, कोई भौतिक राशि कितनी है, यानी किसी बिंदु पर वैद्युत विभव कितना है, वैद्युत क्षेत्र कितना है। इन सब राशियों को ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, Q नोट आवेश का प्रयोग किया जाता है, जिसे आप परीक्षण आवेश कहते हैं। तो मान लो एक परीक्षण आवेश है, Q नोट कहाँ पर रखा है, अनंत पर रखा है, और आप इसे वैद्युत क्षेत्र में लाना चाह रहे हैं। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र से आप परिचित होंगे। तो इसे उठा के आप वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाना चाह रहे हैं, मान लो किस बिंदु तक लाना चाह रहे हैं, A तक। क्लियर है, तो आपको कुछ कार्य करना पड़ेगा ना, और वो कार्य मान लो आप कितना है, W। तो इसका मतलब है, और परिभाषा बनाने के लिए एक तरीका होता है, नीचे वाली जो भौतिक राशि है उसे आप 1 मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। तो देखो यदि आप देखेंगे Q नोट 1 हो जाए 1 कूलाम, तो V किसके बराबर हो जाएगा, W के। यानी जो वैद्युत विभव है ना V, ये कुछ अलग नहीं है, ये क्या है, किया गया कार्य ही है। लेकिन कौन सा कार्य है, ध्यान देना, कौन सा कार्य, जो 1 कूलाम आवेश को, जो 1 कूलाम के परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया जाता है, उस कार्य को ही आप क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, दोबारा सुने, तो इसका मतलब परिभाषा की लैंग्वेज क्या हो जाएगी, भाषा क्या हो जाएगी। देखो इसे तो 1 कूलाम मानना है, 1 कूलाम को आप एकांक आवेश भी कह सकते हैं। तो क्या कहेंगे, एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा आपको समझ में आई होगी, आप इसे लिख भी सकते हैं। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। देखो क्या कहेंगे, एकांक कूलाम के आवेश को या एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। इसे कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और V का सूत्र होता है V = W/Q0। तो आप इसकी विमा और मात्रा को देख लीजिए। तो मात्रक और विमा आप देखते हैं सूत्र से ही पता चल जाती है। तो मात्रक देखो कि क्या हो जाएगा, आप जानते होंगे कार्य का मतलब जूल होता है, और Q नोट क्या है, आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, V का, W का जूल और आवेश का कूलाम। तो इसका मतलब है जो आपका ये है वैद्युत विभव, इसका एक मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलाम। और जूल प्रति कूलाम का ही एक दूसरा नाम है, मतलब वोल्ट कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, वोल्ट। यानी जूल प्रति कूलाम, 1 जूल प्रति कूलाम जो है किसके बराबर होगा, 1 वोल्ट के।
तो जूल प्रति कूलाम को ही आप वोल्ट कहते हैं और वोल्ट को आप शॉर्ट में कैपिटल V से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसकी विमा के बारे में बात कर लेते हैं। परिभाषा आई है ना कई बार इसकी, तो विमा देखेंगे आप। कार्य की विमा आपके याद होनी चाहिए, क्या होती है? ml² t घात -2। देखो अपन में इसकी TA होती है आर इसकी, तो आप देखेंगे यहाँ से क्या आएगा, ml² t की घात -3 और t की पावर -1। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये क्या था आपका वैद्युत विभव। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको? तो ठीक है, तो अपने काम की चीजें आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा और बाकी धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियो आती रहेगी और नेक्स्ट टॉपिक अनसोल्ड के हम करेंगे अच्छे से। और जो भी आपके डाउट्स हों, बातें हों, वो सब आप बताते रहिएगा कमेंट्स बॉक्स में। और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल दूंगा, तो आप उसमें लिंक हो सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।